हेलो गाइस, दिस इज लावण्य, सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम जीएमसी रतलाम। तो आज का हमारा टॉपिक है प्लाज्मा प्रोटीन्स। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है यूनिवर्सिटी में कई बार रिगार्डिंग द फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स। ठीक है, तो अपन फंक्शंस के ऊपर मेन फोकस रहेंगे बट साथ साथ में थोड़ी डिटेल्स और देखेंगे। तो फर्स्टली स्टार्टिंग फ्रॉम क्लासिफिकेशन, तो प्लाज्मा प्रोटीन को जब पहली बार फर्स्ट टाइम जब क्लासीफाई किया गया था तो अप्रोच क्या थी प्रिसिपिटेशन की, कि कौन सा प्रोटीन कितना टाइम ले रहा है प्रिसिपिटेट होने में, उस बेस पर इनने उसे क्लासीफाई किया। फिर उसके बाद फर्दर ये तो उसकी वजह से कुछ ही प्रोटीन क्लासीफाई हो पाए, उसके बाद उसको फर्दर और सब डिवाइड करने के लिए क्या किया गया कि वी यूज द मेथड ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो आप पढ़ते आ रहे हैं 12th क्लास में भी आपने देखा होगा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जस्ट एन एग्जाम्पल। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस से इस चीज़ को किया गया। ठीक है, फाइनली जो हमें मिले हैं, जो टाइप ऑफ प्रोटीन्स हमें मिले हैं वो पहले देख लेते हैं अपन। एक हो गया अपना एल्ब्यूमिन, आपने सुना होगा। ग्लोबुलिन, नाउ ग्लोबुलिन इज ऑफ फर्दर टाइप, जिसमें से आपने कॉमनली गामा ग्लोबुलिन के बारे में सुना होगा। ये जनरली किस लिए है आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी 12th क्लास, इट्स फॉर एंटीबॉडी रिस्पॉन्स। ठीक है, तो कौन कौन से टाइप के ग्लोबुलिन हमें मिले? अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा एंड गामा। इसके अलावा फिब्रिनोजन, ब्लड क्लॉटिंग और प्रोथ्रोम्बिन, ये भी वहीं मिलेगा। ठीक है, दिस इज द बेसिक क्लासिफिकेशन। इतने टाइप के अपने को प्लाज्मा प्रोटीन्स मिले हैं अब तक। अब इसके अंदर देखूं मैं तो बात कर लें, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एस्पेक्ट, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम देख लें उसका मॉलिक्यूलर वेट या साइज के बेसिस पे अगर हम इसे अरेंज करें तो सबसे जो हैवी रहेगा या सबसे बड़ा कौन सा रहता है? फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन के बाद क्या आएगा? गामा ग्लोबुलिन, देन बीटा ग्लोबुलिन एंड देन एल्ब्यूमिन। ठीक है, इसको ऐसे याद रख सकते हो आप कि सबसे पहले फिब्रिनोजन है, देन ग्लोबुलिन है एंड देन एल्ब्यूमिन। ग्लोबुलिन में इम्यूनिटी इज वेरी बिग इन रिस्पॉन्स, तो इस वजह से इसको आप गामा ग्लोबुलिन भी बड़ा बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं अपना मेन फोकस जिस पर होना चाहिए, जो कि हमारे प्लाज्मा प्रोटीन्स। ठीक है, तो पहला इसका जो फंक्शन है वो क्या है? चीफ फंक्शन बोलूंगा मैं, क्या होगा उसका? ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना। देखिए क्या है कि प्रोटीन का साइज बड़ा है, प्रोटीन का साइज जो है नॉर्मल कैपिलरी के अंदर जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं ब्लड कैपिलरीज के, उसके साइज से बड़ा रहता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि प्रोटीन फिल्टर आउट होकर बाहर तो आ नहीं सकता। ठीक है, तो वो अंदर ही अंदर जो है उस ब्लड को फिल्टर होने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जस्ट एन एग्जाम्पल कि आप चाय छान रहे हैं, चाय छानते हो तो जो आपका स्ट्रेनर है, जो चाय छन्नी होती है, उसके अंदर जब बहुत सारी चाय पत्ती इकट्ठी हो जाएगी तो क्या चाय नीचे जा पाती? नहीं जा पाती ना। द प्रॉब्लम इज कि वो ब्लॉक कर रहा है। तो जो स्टक हुई है, वो जो टी वहाँ स्टक हुई है, जो चाय पत्ती स्टक हुई, दैट इज द प्लाज्मा प्रोटीन। वही काम ये करता है, ये ब्लड को पास होने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है और एक अलग टाइप का प्रेशर क्रिएट करेगा, रिवर्स प्रेशर क्रिएट करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर या फिर ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि कितना होता है? 25 mm ऑफ Hg। ठीक है, और मेन चीफ जो प्रोटीन प्लाज्मा प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए कौन है? ये हमेशा याद रखिएगा, एल्ब्यूमिन है ना। 70 to 80% BCOP जो है, यानी ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, इज ड्यू टू एल्ब्यूमिन। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ कि एक्सचेंज ऑफ वाटर एंड ब्लड, एक्सचेंज ऑफ वाटर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। ठीक है, तो जहाँ जहाँ प्रोटीन होगा, प्रोटीन जो है ऑस्मोलारिटी को रेगुलेट करेगा और ऑस्मोलारिटी पर पूरा अपना वाटर का डिपेंडेंस रहता है। ठीक है, तो ये क्लियर होगा आपको। इसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन देखें तो ब्लड विस्कोसिटी। देखिए ये जो अपने प्रोटीन्स है फिब्रिनोजन और ग्लोबुलिन, ये क्या है? थोड़े टेढ़े मेढ़े शेप के, असिमेट्रिकल शेप्स के। तो अब असिमेट्रिकल शेप की कोई भी चीज़ को आप पाइप में फ्लो करेंगे तो क्या है, वो थोड़ा सा रेजिस्टेंस हिंडर करेगा उसको, ब्लड के पैसेज को। तो इस वजह से क्या होता है कि ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाती है। और अगर विस्कोसिटी बढ़ी है तो ये आप आगे पढ़ेंगे, कार्डियक का जो आपका पूरा यूनिट है उसके अंदर की विस्कोसिटी के ऊपर मेनली बीपी भी डिपेंडेंट होता है। विस्कोसिटी बढ़ी, खून गाढ़ा हुआ तो ब्लड प्रेशर जो है वो उससे मेंटेन होगा। ठीक है, गाढ़ा और पतला होने की वजह से। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। तो नाम से ही क्लियर है, ये दो प्रोटीन आपने सुने ही होंगे कैस्केड रिएक्शन में। कौन कौन से? फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। कैस्केड में भी आगे पढ़ाऊंगा अभी। इसके बाद बात करते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। तो मैंने अभी आपको बता दिया था स्टार्टिंग में, क्या हो गया इसमें? गामा ग्लोबुलिन आ जाएंगे जो कि एंटीबॉडी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर एक और मेन फंक्शन इसका क्या होता है? एसिड बेस बैलेंस। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन्स जो हैं दरअसल एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं, यानी ये एसिडिक नेचर भी शो कर सकते हैं तो साथ साथ में बेसिक नेचर भी शो कर सकते हैं। ठीक है, तो मेनली दे एक्ट एज बफर्स। द सेकेंड चीफ रोल ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन इज दे एक्ट एज बफर्स। ठीक है, अबाउट 15% बफरिंग कैपेसिटी जो है ब्लड की, वो कहाँ से आती है? हमारी प्लाज्मा प्रोटीन से। ठीक है, अब मान लो कि ब्लड का जो पीएच है हमारा वो एसिडिक है, तो उस केस में क्या होगा कि प्रोटीन के देखो एक साइड में तो NH2 ग्रुप अटैच्ड होता है और एक साइड में कौन सा ग्रुप अटैच्ड होता है? COOH। ठीक है, तो जब एसिडिक पीएच है उस केस में क्या होगा कि जो NH2 वाला साइड है वो बेस की तरह एक्ट करेगा और बफर करके उसको बेसिक करके और न्यूट्रल कर देगा। ठीक है, यानी नॉर्मल जो इक्वलाइजेबल पीएच है वहाँ ले आएगा।
और अगर मान लो एल्कलाइन मीडियम है, उस केस में क्या होगा, जो COH वाला ग्रुप है वो हमारा एसिड की तरह बिहेव करके उसको एसिडिक की तरफ ले जाएगा। बट अब ये जो मैंने हाईलाइट किया है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मान लो pH नॉर्मल है, उस केस में प्लाज्मा प्रोटीन्स एक्ट एज एसिड्स, ठीक है। ये PG पॉइंट ऑफ व्यू बोल लो या MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दे एक्ट एज एसिड्स और ये क्या करेंगे, केटायंस के साथ कंबाइन होंगे और केटायन में भी कौन सा, मेनली सोडियम, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं अपन, दैट इज रिजर्व प्रोटीन। नाउ रिजर्व प्रोटीन क्या है कि भाई प्रोटीन जो है, मान लो आप फास्टिंग कर रहे हो यानी लंबे फास्ट पर हो, तो क्या क्या है कि भाई लास्ट में जो है प्रोटीन डीनेचर हो रहा है, तो अगर वो चीज़ आ जाए या फिर इनएडिक्वेट इंटेक, प्रोटीन ले ही नहीं रहे हो डाइट में, या बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन कैटाबोलाइज हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन टूट रहा है आपकी बॉडी में, ठीक है। तो इन 3 केस में क्या होता है कि ये जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं ये रिजर्व तरीके से जो ब्लड में है वो एक्ट करेंगे, जब जरूरत होगी तो ब्लड से निकल करके बाहर बॉडी में चले जाएंगे। फिर मेन जो इसका एक और फंक्शन आ जाता है, दैट इज अनदर चीफ फंक्शन, दैट इज ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो ये इतने सारे भी आपको नाम लिखे हैं, तो इनमें से आपको इन्हें ध्यान रखना है, ठीक है। काफ़ी सारे नाम है, इनको आपको ध्यान रखना है। मेन मैं आपको बता दूंगा कौन से, जैसे कि CO2 जो है आपको बहुत अच्छे से पता है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो इट्स अ टाइप ऑफ कार्बोमिनो अमाउंट, ठीक है, कार्बोमिनो कंपाउंड। तो ये भी क्या है, एक टाइप का प्लाज्मा प्रोटीन। तो CO2 के बारे में आपको जानना ही है। थायरोक्सिन किसके थ्रू ट्रांसफर होगा, अल्फा ग्लोबुलिन के, ठीक है। थायरोक्सिन इज अनदर इंपॉर्टेंट। देन कॉर्टिसोल किसके थ्रू ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसकॉर्टिन नाम के एक प्रोटीन से, ठीक है। ये आप इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन विटामिन ADE, ये आपने सुना होगा, जो अपना हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन HDL और LDL के बारे में, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये कौन कैरी आउट करेगा, विटामिन ADE को लेके जाएगा। विटामिन B12 के लिए आपको क्या याद रखना है, क्या है इसका दूसरा नाम, साइनोकोबालामीन। तो कोबालामीन से कौन सा प्रोटीन हो जाएगा, ट्रांसकोबालामीन, ट्रांसपोर्ट कोबालामीन, ऐसे याद कर लो। बिलीरुबिन जो है वो कहाँ से जाएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिलीरुबिन कहाँ से कैरी होता है, मेनली एल्ब्यूमिन के थ्रू, मेनली एल्ब्यूमिन के थ्रू होगा, और कुछ हद तक के कहाँ से होता है, गामा ग्लोबुलिन से। देन जितनी भी हमारी ड्रग्स हैं वो कौन लेके जा रहा है, एल्ब्यूमिन। क्यों बार बार एल्ब्यूमिन का नाम आ रहा है, क्योंकि एल्ब्यूमिन बहुत ज़्यादा तादाद में प्रेजेंट है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन का जो फ्रैक्शन है उसमें एल्ब्यूमिन का कंट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा खासा है। फिर मैं बात करूँ कैल्शियम की, तो 50% जो है बाउंड कैसे होगा, प्लाज्मा प्रोटीन से। कैल्शियम के ट्रांसपोर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है प्लाज्मा प्रोटीन्स, ठीक है। कॉपर के लिए आपको याद रखना है, ये वाला प्रोटीन पूछा जाता है, सेल्यूलोप्लाज्मिन जो है, एक टाइप का अल्फा 2 ग्लोबिन लेना है, ये रिस्पॉन्सिबल है कॉपर के ट्रांसफर के लिए। फ्री हीमोग्लोबिन जो है वो किसके थ्रू ट्रांसफर होगा, हेपाटोग्लोबिन के थ्रू, ठीक है। तो ये सारा इसका क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट फंक्शन। इसके बाद में अगर बात करूँ सस्पेंशन स्टेबिलिटी ऑफ RBCs, ये क्या हुआ, इसका मतलब क्या है कि RBC जो है यूनिफॉर्मली सस्पेंडेड है ब्लड के अंदर, कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बन रहा है, या फिर जैसे अपन ग्लास के अंदर मिट्टी डाल दे तो वो सेटल डाउन हो जाती है, ऐसे RBC सेटल नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे, ये किसकी वजह से मेंटेन्ड है, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन की वजह से, ठीक है। मेनली आपने पढ़ा होगा आपके 12th के अंदर कोलाइडल सॉल्यूशंस कैसे स्टेबल रहते हैं, ड्यू टू चार्जेस, ठीक है। तो ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन की वजह से स्टेबल है। देन फिब्रिनोलाइसिस, यानी क्लॉट जो बन गया है उसको तोड़ने के काम के लिए भी कुछ प्रोटीन होने चाहिए, ठीक है। तो फिब्रिनोलाइसिस के लिए क्या है कि मेन थ्रोम्बोसिस जो इशू होता है, लोकलाइज कहीं क्लॉट बन गया तो उसकी वजह से क्या होगा कि भाई आपको जो है वो नेक्रोसिस देखने को मिलेगा, सेल डेथ देखने को मिलेगी। क्यों देखने को मिलेगी, क्योंकि ब्लड सप्लाई इम्प्रॉपर है, इसीमिया होगा और सेल डेथ होने लगेगी। तो अगर क्लॉट बन गया और अगर फिब्रिनोलाइसिस प्रेजेंट है बॉडी में एक्टिवली, तो वो ऐसे क्लॉट्स को तोड़ तोड़ा करके और आपका ब्लड फ्लो नॉर्मल कर देगा। तो ये एक अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन है। फिर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, अब इसमें सभी को डाउट आता है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन और प्लाज्मा प्रोटीन कैसे कैरी आउट करेगा। तो देखिए प्लाज्मा प्रोटीन जो है कैरेक्टर शो करते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म, यानी बार बार वो अपना फॉर्म चेंज कर सकता है, बहुत सारे वेरियस फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है। और ये आपने पढ़ा होगा जब मेंडल के कैरेक्टर्स पढ़ रहे होंगे ना, तो वहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म एक मेंडेलियन ट्रेट है, इसलिए ये ट्रांसमिट होगा या इनहेरिट होगा नेक्स्ट जनरेशन में। तो ये याद रखिएगा, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के ट्रांसफर के लिए भी काम का है प्लाज्मा प्रोटीन। देन नरिशमेंट टू टिश्यू सेल्स। अब देखिए जो टिश्यू के सेल्स है उनको कहीं ना कहीं से तो न्यूट्रिएंट नरिशमेंट चाहिए। तो क्या होता है कि प्लाज्मा प्रोटीन जब ल्यूकोसाइट्स के पास पहुंचेगा तो ल्यूकोसाइट्स क्या करते हैं, उससे एक सब्सटेंस बना लेते हैं। कौन सा सस्पेंड बना लेते हैं, टर्फोन्स या फिर कैरल से एक सस्पेंड बना लेते हैं, सब्सटेंस बना लेते हैं, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए, टिश्यू के नरिशमेंट के लिए, ठीक है। तो आपको आई होप ये समझ आया होगा। आगे देखते हैं। अब ये तो सारी अपन ने बात कर ली, इसके जितने भी फंक्शंस हैं आप इसको लिस्ट अप कीजिएगा प्रॉपर्ली, नोट्स आपको मिल ही जाएंगे, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है। तो ये सारे मेन फंक्शंस हो गए इसके, ठीक है। अब अपन ने क्लासिफिकेशन देख लिया, फंक्शन देख लिया, अब क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू या फिर बोल दूं मैं कि एबनॉर्मेलिटीज़ देख लेते हैं। तो ये आपको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लिनिकल हर जगह लिखना ही है।
ठीक है। तो मान लो प्रोटीन जो है कम हो गया है, प्लाज्मा प्रोटीन जो है उसके लेवल्स कम हो गए, तो क्या हो गया, हाइपोप्रोटीनीमिया। ठीक है। अब ये क्या इसकी वजह से क्या होगा कि प्लाज्मा प्रोटीन का मेन फंक्शन क्या था, बीसीओपी मेंटेन करना, यानी ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ये कम हुआ है तो बीसीओपी कम होगा, और बीसीओपी कम हुआ तो क्या होगा, वाटर जो है वो बाहर आने लगेगा, और वो कहाँ जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा बाहर आकर के, और इसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा आपको, इडीमा। ये जनरली कहाँ देखने को मिलता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जहाँ पे क्या होता है कि प्रोटीन जो है हमारा नेफ्रॉन्स जो है उससे थ्रू पास होकर के और बाहर यूरिन के थ्रू पास हो जाता है। ठीक है। तो इसकी वजह से प्रोटीन की कमी हो जाती है और इडीमा देखने मिलता है पेशेंट में। अब इसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं हाइपोप्रोटीनीमिया में, देखिए एक तो डाइटरी डेफिशिएंसी, प्रोटीन खा ही नहीं रहे हो, एक है आप खा तो रहे हो बट एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, कहते हैं ना कि खाते हैं बट इसको लग नहीं रहा है कुछ, तो वो एक टाइप की यही चीज़ है कि एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। या फिर मान लीजिए कि कोई लिवर की डिजीज़ हुई है, जैसे आपको हेपेटाइटिस और सिरोसिस, इस केस के अंदर भी हाइपोप्रोटीनीमिया देखने को मिलेगा। क्यों कारण, क्योंकि सिंथेसिस ही रिड्यूस हो जाएगा प्लाज्मा प्रोटीन्स का। कहाँ सिंथेसिस होते हैं, ये लिवर के अंदर। रीनल डिजीज के अंदर क्या होगा, मैंने आपको बता ही दिया कि एग्जांपल नेफ्रोटिक सिंड्रोम, उसमें क्या होगा कि लॉस बॉडी से ज़्यादा होगा, इस वजह से कम हो जाएगा। हेमरेज हुआ, हेमरेज यानी हैवी ब्लड लॉस, या फिर बर्न्स हुए हैं, बर्न्स वगैरह में आपकी स्किन जली है तो उसमें बहुत सारे प्रोटीन डिनेचर होकर के खत्म हो जाएंगे। ठीक है। तो हेमरेज और बर्न्स के केस में भी ये देखने मिलेगा। हेरिडिटरी एन एल्ब्यूमिनिया, यानी इसका मतलब क्या है, एल्ब्यूमिन का कोई सिंथेसिस ही नहीं हो रहा है, ये हेरिडिटरी है, मतलब पेरेंट्स से ये चीज़ इन्वॉल्व आएगी आपके अंदर भी। ठीक है। तो एक ये केस हो सकता है कि एल्ब्यूमिन बन नहीं रहा है, और मैंने आपको बताया था एल्ब्यूमिन मेजर फंक्शन है किसका, प्लाज्मा प्रोटीन्स का। एक चीज़ हो सकती है कि कंजेनाइटल जो है आपका अफिब्रिनोजेनिया हो जाएगा, इसके अंदर क्या होगा कि क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी। क्लॉटिंग क्यों नहीं हो पाएगी, क्योंकि फिब्रिनोजन जो प्रोटीन है अपना प्लाज्मा प्रोटीन वो एब्सेंट है, तो इसकी वजह से डिफेक्टिव कैस्केड बनेगा और डिफेक्टिव ब्लड क्लॉटिंग होगी। ठीक है। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं हाइपरप्रोटीनीमिया। एक केस हो गया हाइपो का, एक केस क्या हो सकता है, हाइपरप्रोटीनीमिया हो सकता है हद से ज़्यादा ही बढ़ जाए बॉडी में। ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, ये कब बढ़ेगा कि एक्यूट इन्फ्लामेशन हुआ, एक्यूट इन्फ्लामेशन की वजह से क्या होता है कि एक खास टाइप का प्रोटीन आपको देखने को मिलता है बॉडी के अंदर, जिसका नाम है सी रिएक्टिव प्रोटीन, है ना, ये इसका जो है लेवल बढ़ जाता है। ठीक है। तो इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ एक्यूट फेज प्रोटीन भी कहा जाता है इसको। एक्यूट फेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक्यूट इन्फ्लामेशन, छोटे टाइम के इन्फ्लामेशन में देखने को मिलता है। तो आपने जनरली पढ़ा होगा, ब्लड रिपोर्ट्स होती है CRP इस नाम से, ये यही है, सी रिएक्टिव प्रोटीन कोविड के अंदर बहुत देखा गया है। ठीक है। तो ये एक्यूट इन्फ्लामेशन में अपने को देखने मिलेगा। इसके बाद अगर अपन बात करें क्रोनिक इन्फ्लामेशन और मेलिग्नेंसीज के अंदर केस में भी CRP बढ़ा हुआ आएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मल्टीपल माइलोमा। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो है इट्स अ डिसऑर्डर, और मैं बोलूँगा कि एक टाइप का कैंसर है बोन मैरो का, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है ये प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाएगा, और इसके अंदर वजह से अपने को क्या है, बेंजोन्स नाम के एक कैरेक्टर दिया गया, एक प्रोटीन को एक नाम दिया गया, तो बेंजोन्स प्रोटीन का अपीयरेंस देखने को मिलता है। और मैंने बताया अभी आपको कि एंटीबॉडीज ज़्यादा बनेंगी, इसका मतलब क्या होगा, गामा ग्लोबुलिन्स भी इस पेशेंट में बढ़े हुए मिलेंगे। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्लिनिकल पार्ट। इसके अंदर एक खास चीज़ और रह गई है, दैट इज एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन का रेशियो, जो कि जनरली कितना होता है, 1.7:1। ये हमेशा याद रखना, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन का रेशियो कितना होता है, 1.7:1। अब इसके अंदर कोई भी छेड़छाड़ हो गई अगर, तो बॉडी के अंदर जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो AG रेशियो मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अब मान लो कि एल्ब्यूमिन जो है ये क्या होगा कि एल्ब्यूमिन कम होता है लिवर में, और ग्लोबुलिन जो है ज़्यादा होता है। ठीक है। यानी मान लो कि एक ऐसा केस, मान लो कि किसी डिजीज़ के अंदर जो है ये रिवर्स हो गया। ठीक है। रिवर्स कैसे हो सकता है, कि रिवर्स कैसे होगा, देखो अपने को न्यूमरेटर छोटा करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर बड़ा करना पड़ेगा, तो ये फ्रैक्शन रिवर्स हो जाएगा। तो देखिए एल्ब्यूमिन को अपन क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, और ग्लोबुलिन को बढ़ा रहे हैं, तो इस केस में क्या हो गया, ये रिवर्स हो गया। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट प्लाज्मा प्रोटीन्स। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। ठीक है। इसका आपको जो नोट्स हैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, एंड प्लीज़ 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 शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं फॉर द फर्स्ट ईयर MBBS बैच, इनको प्लीज़ शेयर कीजिए, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, टर्न ऑन योर नोटिफिकेशंस, ताकि नेक्स्ट वीडियो का आपको अपडेट मिलते रहे। साइनिंग ऑफ, थैंक यू।